वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे बेटा। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज मैं आपको अकाउंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट इन द सेंस अगर हम कह सकते हैं तो जो फाइनल अकाउंट्स है मैं उसके बारे में आज करवाने वाला हूँ बेटा। और ये क्लास सभी उन कॉमर्स के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कॉमर्स की पढ़ाई करे और जिन्होंने अकाउंट्स जिनको अकाउंट्स में दिक्कत है। तो मैं आज बिल्कुल सीक्वेंस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगर इस क्लास को अगर आपने देख लिया तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगा अकाउंट्स में। पूरा अकाउंट्स का जान है बेटा, मैं यही आज करवाने वाला हूं। तो प्लीज फोकस बनाए रखें और मेरे साथ एंड तक बने रहे, प्लीज फोकस। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको सबसे पहले बेटा जर्नल करा रखा है। सेकंड में मैंने आपको लेजर करा रखा है। उसके बाद बेटा हम आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताते हुए और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट कि किस तरह अपने अकाउंट को फाइनलाइज कर सकते हैं, किस तरह से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, किस तरह से आपको पीएनएल अकाउंट बनाना है और किस तरह से आपको बैलेंस शीट बनाना है। इन चीजों को ध्यान रखना है, मैं बिल्कुल सीक्वेंस में आपको बताऊंगा। देखिए बेटा, जर्नल का मतलब हो गया सबसे पहले आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड। पहली बार आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो बेटा, हम उसको जर्नल बोलते हैं। उसके बाद हमने बताया था पोस्टिंग करना। पोस्टिंग का मतलब होता है बेटा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करना। हम इसको लेजर बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है आपको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। डेबिट साइड के जो बैलेंस है को बैलेंस के साथ आपको टैली करना है बेटा। टैली कह लो या मैच कह लो, एक काम करना। तो मैंने ऑलरेडी आपको जर्नल करा रखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज गो टू चैनल, आप वहां पे जाए और जाकर के आप प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है, आप वहां से देख सकते एक्सेस कर सकते। और इजी वर्ड्स में मैंने बिल्कुल समझा रखा है जिससे कि आपको अकाउंट्स में, मैं अकाउंट्स का हर एक चैप्टर का मैं वीडियोस डालूंगा जिससे कि हर बच्चों को जिनको भी दिक्कत है अकाउंट से रिलेटेड तो आराम से वो देख सके घर पे बैठ करके। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, जर्नल लेजर हो चुका, ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ा सा बताते हुए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है बेटा। चलिए, ट्रायल बैलेंस की अगर बात करें बेटा तो ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात करते हैं इससे पहले आपको एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर होता है बेटा, वहां पर हमें समझना होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके लिए मैं अलग से मैं क्लास लगा दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेक्टी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है बेटा कि जो आपने गलतियां करा है, देखो ह्यूमन नेचर, गलती तो इंसान से ही होती है, तो गलती तो होती रहती है, तो अब गलती को हम कैसे सुधारेंगे? मान लो एक अनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट है जिस जिसने गलती किया, जो अकाउंटिंग जो आइटम डेबिट में जाना चाहिए उसको क्रेडिट करा है और जो क्रेडिट में जाना चाहिए उसको क्या करा है, डेबिट में करा है। अब उसको हमें रेक्टिफाई करना है बेटा, तो किस तरह से हम करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक अलग से सेपरेट चैप्टर भी है, मैं आपको बिल्कुल एकदम बारीकी से बताऊंगा। मुझे फाइनल अकाउंट्स के बारे में बताना है, मुझे फाइनल अकाउंट्स कराना है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको अलग तरीके से मुझे कराना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लूंगा बेटा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर का मतलब होता है बेटा गलती। गलती हम सभी करते हैं बेटा और गलती को सुधारना हमारा काम है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन। जो गलतियां हमने करा है, जो अकाउंटिंग में जो गलती होती है उसको हमें एरर को रेक्टिफाई करना है, उसको सही करना है, करेक्ट करना है। तो यहां पर कुछ हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जिसमें हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर, किस तरह के आप गलतियां कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
कितने टाइप्स के? सबसे पहला होता है बेटा एरर्स ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ कमीशंस। एरर्स ऑफ ओमिशन। और उसके बाद है कंपनसेटिंग एरर्स। मुझे अल्टीमेट मेरा ऑब्जेक्टिव है कि फाइनल अकाउंट्स को मैं अच्छे तरीके से समझाऊं, लेकिन फाइनल अकाउंट्स को समझाने के लिए, फाइनल अकाउंट्स करने के लिए बेटा जो भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, जिस भी चैप्टर की जरूरत हमें पड़ेगी, उसके बारे में जस्ट हम ओवरव्यू देंगे बेटा। यहाँ पर मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दूंगा। सेपरेट चैप्टर जब इसका आएगा तो मैं उसमें सारा कुछ बारीकी से समझाऊंगा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैं जो भी जरूरत है वो मैं कराऊंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव फाइनल अकाउंट्स कराना है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स कराने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और एंड तक मेरे साथ बने रहिए प्लीज। चलिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें बेटा, तो ये क्या होता है? सिद्धांत। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब होता है किसी सिद्धांत को लेकर के अगर आपकी गलती हो गई, जैसे मान लीजिए कि कैपिटल नेचर को आइटम को, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जब आप सिद्धांत को लेकर के गलती करते हो। सिद्धांत, या रुको मैं, किसी प्रिंसिपल्स, किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर की प्रिंसिपल्स में अगर कोई गलती करते हो, हम उसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत को लेकर के कोई गलती करना। जैसे समझिएगा, कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर को आइटम्स को आपने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया आपने, एंड रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन को, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन आइटम्स को अगर आपने क्या करा, कैपिटल ट्रीट कर लिया, तो ये आपकी गलतियां होती, एंड वाइस वर्सा। चलिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब होता है बेटा कि कभी भी अगर अकाउंटिंग की अगर आप मान लीजिए सिद्धांत में अगर आप गलती करते हैं, तो हम इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। जैसे कि कैपिटल नेचर के आइटम को आपने क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू। आपको पता है कैपिटल नेचर को ट्रांजेक्शन को कहां पर लेकर के जाते हो बेटा, बैलेंस शीट में। और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन को आप कहां पे लेकर के जाते हो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पर अगर मेन अगर गलती आपने सिद्धांत में अगर गलती करा बेटा, तो आपके अकाउंट्स मैच नहीं कर, आपका फाइनल अकाउंट्स करेक्ट नहीं है। तो यहां पर अगर आपकी गलती होगी तो दिक्कत। और जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये P&L में जाता है बेटा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स में अगर गलती होगी तो आपको दिक्कत आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा, फिर हम आगे। यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है बेटा, चले आगे बढ़ते हैं। सेकंड, एरर्स ऑफ कमीशन।
एरर ऑफ कमीशंस, और उसके बाद है आपका एरर्स ऑफ ओमिशन। पहले इसको समझो। जब भी हम अगर एरर ऑफ ओमिशन की अगर बात करें बेटा, या तो ओमिशन का मतलब होता भूल जाना, कि आपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गया, या तो आप कंप्लीटली, या तो कंप्लीटली भूल जाते हो या पार्शियली भूल जाते हो, या पार्शियली, या तो 100% पूरा ही आप लिखना ही भूल गए, या तो कुछ पोर्शन आपने लिखना भूल गए। तो गलती होती है, तो इन सभी चीज़ों को रेक्टिफाई करना होता है बेटा। और एरर एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो गलती तो यहाँ पर भी हमने करा है, और उसके बाद हम अगर बात करें तो कंपनसेटिंग एरर, यहाँ पर आप क्या करते हो, अमाउंट में गलती करते हो। अमाउंट में अगर आप गलती करते हो, मिस्टेक करते हो, तो यहाँ पर एरर ऑफ कमीशन हो जाता है। और जब अगर हम बात करते हैं एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर, लिख लो। कंपनसेटिंग, एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर रहा है। समझ गए बेटा? अगर आपके, मान लीजिए पॉकेट से अगर मैंने 10 रुपये निकाला और वापस से मैंने आपको दे दिया, क्या आपका टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं। तो इसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। अगर एक चीज़ से आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, दूसरे चीज़ से अगर आप गेन कर रहे हो, तो बराबर हो जाता है। तो यहाँ तक हमने बताया बेटा, ये थोड़ा सा रिक्वायरमेंट था, और ये चीज़ हमें हेल्प करेगा कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो। हमें गलती नहीं करना है, हमें सीक्वेंस में चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें एटलीस्ट, जिन भी बच्चों को अकाउंट्स की अगर बेसिक्स में दिक्कत है, अकाउंट्स में प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। ये कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले आपको जर्नल पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, लेजर अच्छी कमांड होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस ये अच्छी कमांड होना चाहिए, और उसके बाद आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात करें तो कुछ ही नहीं होता। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर फॉर्मेट की अगर हम बात करें, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्या फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का, उसको हम देखते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेट की बात करो बेटा, एक होता है पार्टिकुलर्स, लेकिन आपको लिखना है यहाँ पर जैसे आप बनाते हो एज ऑन, जो भी अकाउंटिंग जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तब लिखते हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, या जो भी डेट है वो लिखते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना। इस तरह से आप बनाओगे। ये आपका फॉर्मेट है किसका, ट्रायल बैलेंस। जैसे मान लो सेल्स है, कैश है, एसेट है। मान लो सेल्स जाना चाहिए कहाँ पर, इस साइड में, कैश कहाँ पर जानी चाहिए, साइड में, डेबिट साइड में। एसेट की वैल्यू क्या होता है, डेबिट। बताओ, ये होना चाहिए। अगर आप गलती कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो आपकी अकाउंटिंग दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पर ट्रायल बैलेंस अगर एग्री नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। जब मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर प्रॉपरली जब बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि अगर आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर मैच नहीं कर रहा है, या ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं कर रहा है, तो आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है नहीं करना, ये तो अलग टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सिर्फ मेरा बताने का ऑब्जेक्टिव है कि हमें फाइनल अकाउंट्स एटलीस्ट स्टार्ट करना है। तो हमारी ट्रायल बैलेंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस ही एग्जामिनेशन में गिवन होता है बेटा, और वहां से आपको आइडेंटिफाई करना होता है, और उस ट्रांजेक्शन को आपको लेकर के जाते हो एक अकाउंट बना करके। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है आई होप। चलिए हम आगे बढ़ सकते हैं।
चलिए हम लोग अब बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स की। फाइनल अकाउंट्स की बात करें बेटा, बड़ा ध्यान से समझ। बेटा यहाँ पर हमको तीन चीज का ध्यान रख, एक बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। सेकंड बनाओगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड उसके बाद आप बनाओगे फाइनल अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट। इसको हम कहते हैं बेटा P&L, शॉर्ट नेम है, और इसको कहते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। बैलेंस शीट को हम इस तरह से P/S लिख सकते हैं, P&L को ये दोनों ही बेटा नॉमिनल नेचर, दोनों किस नेचर के होते हैं, नॉमिनल, नॉमिनल नेचर के होते हैं। ये सारे खर्चे को, बिकॉज जितने भी एक्सपेंस एंड लॉस है आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, और जितने भी इनकम्स और गेन्स हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। ये चीज कर, और बैलेंस शीट क्या है, पोजिशनल। पोजिशनल स्टेटमेंट ये है इसलिए है क्योंकि ये किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में बताती है, एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में बताती है, किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, इसलिए हम उसको कहते हैं इट इज अ फाइनेंशियल पोजिशनल स्टेटमेंट। परफॉर्मेंस के बारे में बताती है कि कंपनी किस की परफॉर्मेंस अभी किस कंडीशन में है उसके बारे में बताती है। तो यहाँ तक हम अब एक एक करके वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे करना है, इसे कैसे करना है, क्योंकि इस सिक्वेंस में चल। ठीक है, बढ़े आगे। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है बेटा, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा हम लेते हैं कौन से खर्चे लेते हैं, इसमें हम लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस हम इसमें लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच रिलेट्स टू फैक्ट्री। फैक्ट्री से जो रिलेट करता है, संबंधित होता है, हम इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को आप रिकॉर्ड करते हैं। जितनी भी खर्ची होती है उसको डेबिट साइड पे, और जितने भी इनकम्स होती है उसको आप क्रेडिट साइड पे आप शो करते हो। तो यहाँ पर सारा, और ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट्स और ग्रॉस लॉस ऑफ, ठीक है। तो फाइंड आउट ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें कौन सी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं, जो डायरेक्ट नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी एक्सपेंस होते हैं हम उसको इसमें रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना या ग्रॉस लॉस निकालना, इसका ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, जहाँ पर कुछ ओपनिंग स्टॉक होती है, कुछ परचेजेज हम करते हैं,
कुछ क्लोजिंग स्टॉक होते हैं, कुछ वेजेज की सैलरी वगैरह, वेजेज हो गई, कोई लेबर है उसकी वेजेज हो गई, ये सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्मेट की ओर आगे हम मूव करें बेटा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडेड, जो भी डेट लिखा होगा बेटा वो आप लिख लो। ये क्रेडिट साइड है, इनकम साइड, और ये डेबिट साइड। यहाँ पर सारे खर्चे और लॉसेस को हम रिकॉर्ड। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का एक यूनिक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप भूलोगे नहीं कभी। ध्यान से देखिए, आपको ध्यान रखना है। ओ पी टी एस एल, देखो बेटा यहाँ तक पहले आप नोट करो फिर मैं बताऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का एक यूनिक तरीका। चलिए, देखो बेटा, आप लोग कहोगे कि सर ओपीडी, ओपीडी तो हमने हॉस्पिटल में देखा था। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें दिखती कि ओपीडी का सेक्शन है, ओपीडी कंसल्टेशन। सर आप यहाँ पे कैसे बता रहे हो? आप ओपीडी का मतलब क्या बताना चाह रहे हो? और यहाँ पर एसएलसी का मतलब क्या होता है? तो बेटा ओ का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक, फॉर परचेजेस। नेट परचेज लेते हैं बेटा, परचेज में से हम क्या करते हैं, परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट को हम माइनस करने के बाद जो टोटल अमाउंट होता है यहाँ पर हम पोस्ट। डी का मतलब होता है बेटा डायरेक्ट टैक्स। और एसएलसी का मतलब क्या होता है सर? तो सनी लिवनी क्यूट गर्ल, सनी लिवनी क्यूट क्यूट गर्ल, या आप कह सकते हो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इस तरह से बेटा अगर आप एनिमेशन के थ्रू, आप एक वर्ड्स के थ्रू अगर माइंड में अगर रखोगे ना तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। तो जब कभी भी अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ तो आप क्या समझो, ओपीडी हमने हॉस्पिटल में देखा था, ओपीडी कंसल्टेशन। तो आपको इन वर्ड का ध्यान रखना है। और कभी भी अगर आप बनाते हो बेटा एस एल सी, स्कूल, एस फॉर स्कूल, एल फॉर लिविंग सर्टिफिकेट, जो नेपाल में चलता है बेटा। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं शनी लियोनी क्यूट गर्ल्स। तो ये मेरा एक खुद का इनोवेशन है बेटा, जिसके थ्रू मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अकाउंट्स में दिक्कत नहीं आए और हर एक चीज माइंड में समझ में आना चाहिए और अच्छे तरीके से बैठ करके समझो। अकाउंट्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करो। देखो इस पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर सेल्स, सेल्स में से बेटा हम सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं, ये अमाउंट आप यहाँ पर लिखोगे इनर कॉलम में। और उसके बाद क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, माइनस करने के बाद इसके अमाउंट को आप यहाँ पर लेते हो। उसके बाद एल फॉर लॉस होता है बेटा, कुछ अगर लॉस होती है तो आप यहाँ पर लेते हो। सी फॉर होता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक अगर आप डेबिट साइड पे लेते हो बेटा तो क्लोजिंग स्टॉक को आप क्रेडिट साइड पे लेते हो।
सी फॉर होता है बेटा ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, अगर ग्रॉस लॉस होता है तो आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो बेटा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। सुनो, अब यहां पर देखो, अगर आपका, तो यहां तक क्लियर है, एज फॉर सेल्स, एल फॉर लॉस, और सी फॉर क्लोजिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग, और एक बात ध्यान रखना, टू को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा टू से, डेबिट साइड को टू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, नेट परचेज। नेट परचेज कैसे निकालते हो? परचेज माइनस परचेज रिटर्न करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। परचेज करते तो आपके पास बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर परचेज रिटर्न और परचेज सेल्स रिटर्न में कंफ्यूजन होता है। तो उसमें आपको समझना है बेटा, परचेज करते हो तो सामान आपके पास आता है जाता है, परचेज करने से आता है, परचेज करने से सामान आपके पास आ रहा है, और रिटर्न करोगे तो पैसा आपके पास से सामान चला जाएगा। तो परचेज में से परचेज रिटर्न आउटवर्ड माइनस किया जाता है, जो आपके पास से बाहर चला गया। और सेल्स का मतलब क्या होता है? जब बेचते हो तो सामान चला जाता है, और जब सामान वापसी आती है, सेल्स रिटर्न, तो जो सेल्स रिटर्न इनवर्ड होती है उसको आप सेल्स में से माइनस करो। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ाता हूँ बेटा, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बताइए, परचेज में से परचेज रिटर्न आउटवर्ड माइनस करना है या परचेज रिटर्न इनवर्ड? क्योंकि क्वेश्चन में दोनों चीज ही गिवन होंगी, रिटर्न आउटवर्ड भी होगा और रिटर्न इनवर्ड भी होगा। वहां पर ये नहीं लिखा होगा कि किस में से माइनस करना था। आपको समझना है, सबसे पहले क्या समझना है, परचेज करते हो तो सामान आपके पास आता है, आता है, अब परचेज रिटर्न करते हो तो आपके पास से सामान चला जाता है। तो परचेज में से परचेज रिटर्न आउटवर्ड को घटाएंगे, और सेल्स करने से आपके पास से सामान चला जाता है, और रिटर्न होने से सामान आपके पास आ जाता है। इनका मतलब आपके पास आ गया। और रिटर्न, परचेज अगर रिटर्न करते हो अगर, तो आपके पास से सामान चला जाता है, बाहर की ओर चला जाता है। तो परचेज में से परचेज रिटर्न आउटवर्ड को घटाया जाता है, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न इनवर्ड को माइनस किया जाता है बेटा। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ओपनिंग स्टॉक लिखोगे तो सिर्फ ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखोगे, आप लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस। परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न आउटवर्ड। आप नेट परचेज का मतलब होता है परचेज में से परचेज रिटर्न आउटवर्ड को माइनस कर दिया है तो नेट परचेज आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, मान लो कोई लेबर है, काम कर रहा है, वेजेस तो देना पड़ेगा। ये सारा चीज कहां पर लेते हो? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सारे खर्चे और नुकसान को आप रिकॉर्ड करते हो, और क्रेडिट साइड में सारे आपने सामान बेचा, सेल्स करा, सेल्स में से आप परचेज सेल्स रिटर्न को आप क्या करोगे? माइनस करोगे। नेट सेल्स आ गया। आप इसको क्रेडिट साइड को किस चीज से रिप्रेजेंट करोगे बेटा? बाई से। तो यहां पर क्या लिखोगे? बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये चीज का ध्यान रखना है। इस एनिमेशन और इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से अगर आप पढ़ोगे चीजों को, अकाउंट्स में आपको दिक्कत नहीं आएगा, आपके खून में अकाउंट्स बैठेगी बेटा। और इस तरह से आपको चीजों को समझना है, प्रैक्टिकली समझो, जैसा कि जीवन में कभी, क्योंकि आपको पता है, अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो तो बेटा आप लोगों का कहीं ना कहीं डिजायर होगा कि मुझे सीए करना है, सीएस करना है, या जो भी आप आगे करना चाहते हो, तो अकाउंट्स आपका कोर एरिया है। आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए इस पे, अच्छा कमांड होना चाहिए। अगर मान लो कल को अगर सीए भी करना चाहते हो तो वहां पर आपकी अकाउंट्स में बिल्कुल बेसिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर उसमें अगर दिक्कत है तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट था बेटा। मैं सब सारे चीज आपको बता रहा हूँ, और बाकी कॉन्सेप्ट, अगर आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते, क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा और आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं, जब ये डेबिट साइड का मतलब होता है खर्चे वाली साइड, और क्रेडिट साइड का मतलब होता है इनकम वाली साइड। बताओ, बिजनेस अगर कल को अगर आप बढ़ाते हो, क्लोज करते हो, तो आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा, हम उसको क्रेडिट साइड में लिखें, आपके लिए इनकम है जो बच गया है। और यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में सेल्स लेते हो, नेट सेल्स, जो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न में से माइनस किया हुआ है, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को लेते हो बेटा। एक चीज का आप ध्यान रखना है, कभी भी ये खर्चा वाला साइड है बेटा, अगर खर्चा की वैल्यू अगर ज्यादा होगा, अगर खर्चा आप ज्यादा करोगे और इनकम कम करोगे तो क्या होगा? खर्चा की वैल्यू ज्यादा है और इनकम आपके पास कम है, तो आपके पास लॉस ही तो होगा। तो हम इसको कहेंगे ग्रॉस लॉस। लेकिन आपका इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, आपका खर्चा से ज्यादा अगर आपका खर्चा से ज्यादा अगर आपका इनकम है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो अगर मान लीजिए यहां पर खर्चा आपने करा बेटा, मैं एग्जांपल एज्यूम करके बता रहा हूं, आपने खर्चा किया मान लीजिए यहां पे 2 लाख रुपया, और यहां पर आपका इनकम, मैं टोटल की बात कर रहा हूं, मान लीजिए सपोज 2 लाख इसका हो गया,
50,000 रुपये का मान लीजिए परचेज आपने कर लिया, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस आपका हो गया मान लीजिए 50,000 का। तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा? 2,50,000, 50, 3 लाख। और यहाँ पर आपने इनकम करा है मान लीजिए यहाँ पे 5 लाख का, और 3 लाख का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, 3 लाख रुपए का। अब बताओ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि सर किस साइड का आइटम को पहले लिखे। तो बेटा जिस साइड में ज्यादा आइटम अगर आपको दिखे ना, तो उसके दोनों साइड आपको बराबर कर देना चाहिए। देखो दोनों में कौन सा ज्यादा है, तो यहाँ पर 5 लाख और 3 लाख, 8 लाख रुपए हैं। इधर भी 8 लाख रुपए लिखोगे आप, 8 लाख इधर भी और 8 लाख उधर भी लिखोगे बेटा। ठीक है। और उसके बाद यहां से आपको माइनस करना है 2,50,000, 50,000, 3 लाख। जब अगर आप 3 लाख रुपए माइनस कर तो 8 लाख में, तो बेटा कितना आ गया आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट? जीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट, आपके पास आ जाएगा अगेन, ये आपका क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ अगर वाइस वर्सा, अगर अपोजिट होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 लाख रुपए की लॉस हो सकती है। इस तरह से बनाना है बेटा। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको दिक्कत 100% नहीं आएगा। मैं गारंटी और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जितना मर्जी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर ली। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका वैल्यू अगर कॉस्ट प्रॉफिट से है तो सेल पे कैसे जाना है, सेल पे है तो कॉस्ट पे कैसे आना है। जब आप कैलकुलेशन करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकालोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते, कोगास्ट, कोगास, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है बेटा, कॉस्ट सेल से कॉस्ट पे कैसे आना है, सेल से कॉस्ट पे कैसे आना है, और इस पे कॉस्ट से सेल पे कैसे जाना है, ये सारा कुछ बताऊंगा। यहां तक आप नोट कीजिए बेटा, ये फॉर्मेट है इस तरह से। सिमिलरली लॉस भी हो सकता है, ये फॉर्मेट है, तो आपको ध्यान रखना है। ओपीडी, ओपीडी मीन्स ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एसएलसी, सनी ल्यूनी क्यूट गर्ल। एल, एस फॉर सेल्स, एल फॉर लॉस, सी फॉर क्लोजिंग स्टॉक, जी फॉर ग्रॉस लॉस आप ले सकते हो। इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं एस एल सी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू बेटा हम इस तरह से, ट्रेडिंग का ये आपका फॉर्मेट है, और इसको आपको माइंड में रखना है। और फॉर्मेट में अगर आपको दिक्कत होगा तो आगे, क्योंकि आपको ट्रेडिंग बनाओगे, फिर उसके बाद पीएनएल बनाओगे, फिर उसके बाद ट्वेल्थ में जब आप जाते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रिपरेशन अकाउंट बनाते हो बेटा, उसके बाद बैलेंस शीट बना। इस सीक्वेंस में चलती हैं। सीक्वेंस में जब आप नहीं चलोगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्रॉफिट एंड, मैं पहले सारा कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ बेटा, जिससे कि आप घर पे बैठ के आराम से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लोगी। कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस में फंसोगी ही फंसो। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो डोंट वरी। अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। ट्रेडिंग मैंने बता दिया, अब हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट्स तो ही लिखो बेटा। फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट होगा बेटा, वो आप डेट जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके हिसाब से आप करोगे, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए हम बनाते हैं। फॉर्मेट वही रहेगा जो ऑलरेडी आपने अर्लियर अभी ट्रेडिंग में आपने बनाया। यहाँ पे डेबिट साइड, साइड में आपका क्रेडिट। बेटा अब हम लोग समझेंगे
जब आप सबसे पहला सीढ़ी आपका होता है फाइनल अकाउंट्स बनाते समय, आपको ध्यान रखना कि सबसे पहली स्टेज होती है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, वहां से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपने रिसीव करा, ग्रॉस प्रॉफिट, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लोगे, अगर ट्रेडिंग अकाउंट से आपने ग्रॉस प्रॉफिट इनकम कमाया, तो इनकम को आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड, ऑलरेडी बता। अगर आपको ग्रॉस लॉस हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखें टू ग्रॉस लॉस। बेटा इसको कहाँ से आपने लाया है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है, तो आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद यहाँ पर लोगी ग्रॉस प्रॉफिट्स, आप यहाँ पर लेते हो बेटा, लेकिन ध्यान रखना कहाँ से हमने लिया, ट्रेडिंग अकाउंट। भाई हमें ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव कहाँ से हुई थी, ट्रेडिंग अकाउंट से हुआ है, तो हमने ये लिखा। अब एक चीज का सिर्फ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। ऑल डायरेक्ट, जितनी भी इनडायरेक्ट नेचर के जो भी इनकम आप रिसीव करोगे बेटा, आप उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपकी क्रेडिट साइड, अगर आपका इनकम ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू एक्सपेंस, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, टू नेट प्रॉफिट। ये क्लास सिर्फ स्पेसिफिक 11th के लिए नहीं है बेटा, ये हर उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो क्लास 11th के भी हो, 12th के भी बच्चे हों। आप आराम से इसकी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये सीक्वेंस ही आपको 12th में भी करना है। मैं हर एक चीज बारीकी से बताऊंगा, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। नेट प्रॉफिट्स, अगर आपका इनकम अगर ज्यादा है इज कंपैरिजन टू आपके एक्सपेंस, तो आपके पास क्या रिसीव होगी, नेट प्रॉफिट। और अगर आपका इनकम के कंपैरिजन में आपका एक्सपेंस ज्यादा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, बाई नेट लॉस। बोलिए हाँ या ना। अब यहां पर समझ, देखो हमने इसमें क्या करा, ट्रेडिंग अकाउंट हमने पहले से बना करके लाया है, और उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमें रिसीव हुई, तो हमने क्रेडिट साइड पे ले लिया, क्योंकि हमारे लिए वो इनकम है। और अगर लॉस हुआ है, तो हमारे लिए खर्चा है, नुकसान है, हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया बेटा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के इनकम होते हैं बेटा, हम उसको रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, लॉसेस होते हैं, हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं बेटा। जैसे ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में हम उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मान लीजिए लेबर का खर्चा हो गया, वहां पर वेजेज हो गया, फैक्ट्री हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, ये सारे खर्चे वगैरह जो लेते हो ना बेटा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आप करते हो। बट जब भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब चले आते हो बेटा, तो जितने भी इनकम, इनडायरेक्ट नेचर के जो भी इनकम्स और एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम एंड गेन्स जो है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड पे इनकम को आप रिकॉर्ड करोगी, और डेबिट साइड पे सारे खर्चे को रिकॉर्ड करोगे, जो भी नुकसान हो। सुनो मेरी बात, अब इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे कौन से नेचर के खर्चे होते हैं और कौन से खर्चे होते हैं। देखो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच रिलेट्स टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑफिस से रिलेट कर रहा है, जो एडवर्टीजमेंट से रिलेट कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट कर रहा है बेटा, हम उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऑफिस है, ऑफिस में कुछ स्टाफ होंगे, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, कुछ खर्चे और भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो सकता है, बिजली का बिल का खर्चा हो सकता है, और भी खर्चे हो सकते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं।
स्टेशनरी का खर्चा हो गया, जितने भी खर्चे हो सकते हैं इनडायरेक्ट नेचर की, जो फैक्ट्री से हट के हैं। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, ट्रैवलिंग नहीं करोगे, जब तक पब्लिसिटी नहीं करोगे तो कैसे उसको सेल आउट कर पाओगे? इस सारे खर्चे को रिकॉर्ड करते हो आप डेबिट साइड में। और जितने भी इनडायरेक्ट नेचर की इनकम हो सकते हैं, कमीशन रिसीव करना, या आप कोई भी चीज अगर मान लीजिए यहाँ से आपको रिसीव हो रहा है किसी भी मोड से, आप सभी चीज को रिकॉर्ड करते हो इनडायरेक्ट या क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करते हो। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए, देख लीजिए, उसी को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए, इसी को हम कैरी ऑन कर रहे हैं, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पर आपका मान लीजिए क्रेडिट साइड की बैलेंस और इस साइड में डेबिट साइड की बैलेंस होती है, यहाँ पर लेते हो आप डेबिट साइड। अगर मान लीजिए आपका इनकम अगर ज़्यादा है, अगर इनकम ज़्यादा है और आपका एक्सपेंस क्या है बेटा, अगर मान लीजिए आपका इनकम है और एक्सपेंस की वैल्यू अगर कम है बेटा, तो यहाँ पर आपको क्या रिसीव होगा? टू नेट प्रॉफिट, जिसको रिकॉर्ड करते हुए, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू अगर मान लीजिए खर्चा ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, खर्चा अगर ज़्यादा है इनकम कम है, क्या हो जाएगा? बाई नेट लॉस। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट को आपका इनकम ज़्यादा है खर्चा कम है तो आपके पास ये नेट प्रॉफिट आएगा। अगर मान लीजिए आपका खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है तो आपका पास नेट लॉस आ जाता है। नेट प्रॉफिट जो आता है आप उसको लेकर के जाते हो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड करते हैं, लेकिन अगर नेट लॉस होती है तो उसको माइनस करते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा बेटा, और यहाँ तक हमें करना है। तो जितनी भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हो सकते हैं, जो ऑफिस से रिलेट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट कर रहा है, स्टाफ की सैलरी हो गई, मैनेजर की कमीशन हो गया, जो भी चीजें हो सकती है, जितनी भी चीजें खर्चा से जो एक्सपेंस खर्चे होंगे, जो भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो गया, रेंट हो गया, तमाम सारी जो भी चीजें हो सकती है, सभी खर्चे को रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड में। आपको एक बात ध्यान रखना है, जो जो चीज आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखा है, सभी चीजों को रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर खर्चा है तो आप डेबिट साइड में लिखोगे, अगर इनकम्स है तो रेस्पेक्टिव क्रेडिट साइड में आप ले जाकर के लिखोगे। इस तरह से आपको करना है। और अगर आपकी इनकम की वैल्यू, क्रेडिट की वैल्यू, अगर मान लीजिए आपका इनकम ज़्यादा है खर्चे के कंपैरिजन में, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा। सिमिलरली अगर आपका खर्चा ज़्यादा है, अगर आप मान लीजिए अगर इनकम अगर कम है, तो आपके पास नेट लॉस आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से आपको जो है रिवाइज करना है। मैंने आज आपको बताया, मैं बाकी चीज़ें मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। मैं आपको एक बार बता दूं, अगले क्लास में मैं क्या बताऊंगा, किस तरह से आपको कॉस्ट कॉस्ट प्राइस से कैसे सेल प्राइस पे मूव करना है, किस तरह से सेल्स में से जीपी माइनस करना है, किस तरह से और भी चीजें हैं जो बेसिक्स आपको क्या करना है, जो मैंने आज आज के क्लास में, जो आज के सेशन में मैंने बताया, सभी को आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। और एक बात का ध्यान रखना है, सेपरेट सब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी होनी। अगर आप नहीं बनाए हो बेटा तो आप लैग कर रहे हो सभी चीज, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में आपको वही जो पॉइंट्स आपने लिखा होगा, एंड एनटीएम, एनटीएम का मतलब होता है नॉट टू बी मिस्ड। जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है बेटा, वही एग्जामिनेशन में आप रिवाइज करके जाते हो। सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज नहीं कर पाते हो, तो अभी से अपने लिए नोट्स बनाओ, और कॉपी अलग रखो, अकाउंट्स के लिए अलग रखो, इकोनॉमिक्स के लिए अलग रखो, बिजनेस स्टडीज के लिए अलग रखो, नहीं तो बाद में जाकर के गैदरिंग हो जाएगा और इससे आपको दिक्कत होगा पढ़ाई करने में। और जब भी अगर फॉर्मेट बनाओ तो बिल्कुल आपके लेजर के फॉर्म में बनाओ, और अकाउंट्स के लिए बड़ा सा लेजर होना चाहिए, बड़ा कॉपी होना चाहिए, जिसमें आप एक अकाउंट्स अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज की क्लासेस में जो हमने कराया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छे तरीके से रिवाइज करना, कॉपी में आपके पास नोट्स होना चाहिए। जो अगले क्लास में मैं कराऊंगा बेटा, वो 100% इसी के ऊपर बेस्ड होगा। इसको हम लैक नहीं कर सकते, इसको मिस नहीं कर सकते बेटा, इसको साथ में लेकर के आगे हमें बढ़ना है। ट्रेडिंग तक हमने बताया,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बताया फॉर्मेट बिल्कुल सेम होंगे। जितनी भी इनडायरेक्ट नेचर को खर्चे होते हैं उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, जितने इनडायरेक्ट नेचर के गेन्स होते हैं, इनकम्स होते हैं, उसको आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। अगर आपको इनकम की वैल्यू अगर ज़्यादा है, खर्चे अगर कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि खर्चा की वैल्यू ज़्यादा है और इनकम कम है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेट लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आज की क्लास में आपको बताया कि इस तरह से आपको रिवाइज करना है। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, यहाँ तक आप रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। कर दिए, ऑफ कर दिए।